हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम PSIR ऑप्शनल के 2017 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चन सी का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इसको 150 शब्दों में लिखना है और इसका मुख्य जो प्रश्न है वो ये है कि भाई जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच जो है डिफरेंसेस जो पैदा हुए, दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बातचीत की प्रक्रिया स्टॉल हो गई, रुक गई, प्रोसेस रुक गया, स्टॉल हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो कौन कौन से ऐसे बिंदु थे, प्लेन तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको बस पॉइंट्स जनरेट करना है। तो मोटे तौर पर जो दोहा राउंड ऑफ, कतर की राजधानी दोहा है, वहीं 2001 में ये WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई थी। आपको हम बता दें, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही मुख्य 2 साल पर बैठती है। यही मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी निर्णय निर्माण करने वाली संस्था है WTO की। वैसे प्रशासनिक मामलों के लिए उसकी काउंसिल होती है। इसमें 157 देशों ने हिस्सेदारी किया था। अब तो इन देशों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन उस समय 157 देशों ने भागीदारी किया था। उसी के बाद चीन इसमें शामिल भी हुआ था, ठीक है। खैर जो भी है, चीन ने इसका विरोध भी किया था। चीन, ब्राज़ील, भारत जैसे देश एक तरफ थे और कुछ अन्य देश दूसरी तरफ थे। डेवलप्ड कंट्रीज़, खास करके जापान, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय संघ, उस समय ब्रिटेन भी यूरोपीय संघ का हिस्सा था। तो ये सब देश एक तरफ थे और भारत, चीन या साउथ एशिया के कुछ अन्य देश, दक्षिण एशिया के कुछ अन्य देश, जो भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो एक तरफ थे। अब ये इसमें मुख्य मुद्दा क्या था, आपको मैंने बताया कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बैठक हर 2 साल पर होती है और यही मुख्य निर्णय निर्माण बॉडी है। इसमें अगर कोई विवाद होता है तो वह पेरिस के आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाता है। इसके अलावे ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी व्यापार नीति समीक्षा निकाय इसमें एक होता है, जो कि व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। ये जनरल काउंसिल जो आम परिषद होती है, उसी की एक बॉडी है, उप बॉडी आप कह सकते हैं। इसके अलावे जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट, DSP भी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी विवादों के निपटारे के लिए एक निकाय बनाया गया है। इसी की देखरेख में पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट काम करता है और वह 2 देशों के बीच जो झगड़े होते हैं उनको निपटाता है। तो भारत ने तब तक इसमें आपत्ति नहीं की जब केवल जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को, पेटेंट लॉ आपने पढ़ा होगा, उसमें 7 चीज़ें आती हैं, उसी में ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस भी एक है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस माने ये बताता है कि भाई फलाना चीज़ फलाने जगह पर पैदा पहली बार हुआ था और यहीं से व्यापार के लिए लाया गया था। तो भारत तो चाहता था भाई शराब के अतिरिक्त भी अन्य चीज़ों को शामिल किया जाए, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज इसको लेकर के राज़ी नहीं हुए। यही नहीं, सिंगापुर इशू जो पहली बार, जिसकी बैठक 1996 में सिंगापुर में हुई थी, उसमें 4 मुद्दे तय हुए थे। उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था मार्केट एक्सेस, बाज़ार तक पहुंच। तो ऐसे में डेवलप्ड कंट्री अपने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी दे करके कृषि उत्पादों को एकदम से सस्ता कर देते हैं। 150 से 250% तक सब्सिडी वो देते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर 1 रुपये लागत आती है किसी अनाज पर, कि अनाज के उत्पादन में, सपोज करिए गेहूं या धान है, तो उस पर वो, यही नहीं, कृषि के सभी उत्पादों पर, तो वो उस पर 1.5 रुपये की सब्सिडी दे देते हैं, जिससे औने पौने के दाम अब वो डंप कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और फिर वो वहाँ के रीढ़ की हड्डी जो कृषि है उसको, उसी को चौपट कर देते हैं। यानी दूसरे शब्दों में किसान कराने लगता है। कारण ये है कि जब फिर लोग, कंज्यूमर को इससे मतलब तो है नहीं कि भाई सामान कहाँ का है, उसको तो वो तो चीप और बेस्ट ढूंढता फिरता है मार्केट में। तो जाहिर है पश्चिमी देश जो रिच कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने बाज़ार को हमारे कृषि उत्पादों यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए खोल दें और हम पर ये सवाल ना खड़ा करें कि हम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस, यानी भारी भरकम सब्सिडी दे करके अपने कृषि उत्पादों को सस्ता करवा रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट में उसको उड़ेल रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज चाहते थे कि भाई मार्केट एक्सेस का सिद्धांत ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी लागू, खास करके सेवा क्षेत्र में।
और फार्मास्यूटिकल्स में यानी दवा के कारोबार में। दूसरे शब्दों में वो एग्रीकल्चर के साथ साथ सर्विस और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी चाहते थे कि भाई वो डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, वो अपने बाज़ार को खोलें और कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी या कोई भारी भरकम कस्टम ड्यूटी या काउंटर बिलिंग ड्यूटी न लगावें। चूँकि आपको बता दें कि रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में भारत बहुत आगे है। बांग्लादेश भी किसी ज़माने में आगे था, अब तो खैर वहाँ विद्रोह चल रहा है। तो इस प्रकार से जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कुछ मामलों में बहुत आगे रह रहे हैं और वो चाहते थे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी रिच कंट्रीज़ अपने बाज़ार को हमारे इन उत्पादों के लिए खोल दें या पूरी तरह से खोल दें। जैसे सेवा क्षेत्र को खोल देंगे तो ये सारी चीज़ें बिकेंगी। केवल भारत डिजिटल या टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में ही आगे नहीं रहेगा, रेडीमेड गारमेंट्स, गुड्स और सर्विसेज के दोनों के मामले में चाहते थे। एक्चुअली वो चाहते थे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का विकास हो, इसीलिए दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इसका नाम दिया गया था। भाई वो विकास कैसे होगा जब बाहर से पैसा आएगा? बाहर से पैसा कैसे आएगा? सामान बेच करके आएगा। कर्जा लेकर के कब तक आप काम करेंगे? तो बाहर से पैसा तभी आएगा जब आपके सामान बिकेंगे। सामान कब बिकेंगे? जब घरेलू देश में जहां आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन देशों में इस पर भारी भरकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरे शब्दों में आसान भाषा में कि आप जैसे घरेलू बाज़ार में बिना किसी टैक्स के कोई चीज़ खरीदते हैं, उसी तरह से वहाँ भी, यानी विश्व भले अमेरिका का बाज़ार है लेकिन लगेगा जैसे मानो वो भारत के किसी बाज़ार में ही आप सामान खरीद रहे हैं। सीमा पर लगने वाले टैक्स या अन्य घरेलू टैक्स जो होते हैं वो उन पर नहीं लगाए जाएंगे। भारत यही चाहता था। इसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था यानी कृषि उत्पाद थे। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का नाम दिया गया था। चीन ने इसीलिए इसका विरोध किया था क्योंकि चीन धान और गेहूं दोनों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, अग्रणी देश है, राज्य नहीं देश है। तो वो भी यही चाहता था कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ के बाज़ार हमारे उत्पादों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए खुलें और हम उसी तरह से इनको बेच सकें जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ मांग कर रहे हैं। भाई आप अपने सेक्टर को हमारे फार्म प्रोड्यूस के लिए ओपन करिए या हमारे अन्य प्रोड्यूस के लिए ओपन करिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के अलावे अन्य चीज़ों को भी शामिल कराना चाहता था भारत, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने उसको नहीं माना। इसीलिए ये बातचीत का मुद्दा यहीं थम गया, रुक गया, स्टाल हो गया। बाद में मैक्सिको में कैनकुन मीट में भी अरुण जेटली ने कुछ प्रश्न उठाने की कोशिश किया था 2003 में, लेकिन वो मुद्दा एक्सेप्ट नहीं हुआ। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि दोहा में यानी कतर की राजधानी दोहा में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बैठक 2001 में हुई थी उसमें भारत ने विकास का एक मॉडल पेश किया था जो डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों को विकास के रास्ते पर ले जा सकता था। दरअसल WTO के ऑब्जेक्टिव में ही है कि भाई वो इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करेंगे। दूसरे शब्दों में मान लीजिए कोई मजबूर बाप अपने खेत को बेच करके किसी नालायक दामाद को अगर फ्रिज और टीवी देता है तो ऐसी दशा में वो इफेक्टिव डिमांड तो हुआ नहीं, वो फिर मजबूरी वाला डिमांड हो गया। यानी डिमांड तो उसने जनरेट किया टीवी और फ्रिज का, लेकिन वो खेत बेचा या घर की ज़मीन बेचा या कोई सोना गिरवी रखा तब जाके, यानी दूसरे शब्दों में एक कोठी का धान दूसरे कोठी किया तब जा कर के उसने ये काम किया। तो ये तो विकास हुआ नहीं। इसी तरह से भारत चाहता था भाई डेवलप्ड कंट्रीज अपने बाज़ार को जब तक हमारे लिए नहीं खोलेंगे, हमारे सेवा क्षेत्र के लिए नहीं खोलेंगे, हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट भी, इसमें पहला मुद्दा तो एनवायरनमेंट का ही था, पर्यावरण के मानकों का पालन नहीं करेंगे। यह सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाले डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं, पर्यावरण के मानकों का वो पालन नहीं करते हैं। भले वो उपो वगैरह बना करके डेवलपिंग कंट्रीज़ पर अपनी शर्तें थोपते रहते हैं कि आप ये करिए वो करिए। दूसरे शब्दों में वो उपदेश डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को देते हैं, अपने उन पर कायम नहीं रहते हैं, अपने उल्टा पलटा करते रहते हैं। चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो या कृषि का मुद्दा हो या फार्मास्यूटिकल का मुद्दा हो या सर्विस सेक्टर का मुद्दा हो या गुड्स और सर्विसेज दोनों का मुद्दा हो, ठीक है। तो इन सब मामलों में वो थोड़े से लचर दिखते हैं। दूसरे शब्दों में वो WTO को केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बना रखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज से हम अपनी बात मनवाएंगे, अपनी गुंडागर्दी दिखा करके, अपनी बदमाशी दिखा करके। तो ये सब तो नहीं चलता है भाई।
ऐसा है कि वो सोचते हैं, अब जैसे ब्रिटेन है, कनाडा है, ईयू, अब उसमें ब्रिटेन भी ईयू का ही हिस्सा था, यूरोपीय संघ है, कनाडा है, जापान है, अमेरिका है, इन सबों ने काफ़ी हद तक अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट एक्सेस के बाज़ार पहुंच के मामले में अपने अपने मार्केट को खोल दें, हमारे कृषि प्रोड्यूस के, और हम पर कोई शर्त न थोपें कि ट्रेड स्टार्टिंग प्रैक्टिसेज या एनवायरनमेंट के मामले में हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करें। हम चीज़ों को पैदा करते हैं, हमारे पास हमारी इतनी हैसियत है, इसलिए हम पैदा करते हैं और अपने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी देते हैं, उससे इनको क्या मतलब है। लेकिन ये चाहते थे कि भाई ऐसा है, अगर आप हमारे सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, भारी भरकम कस्टम या अन्य ड्यूटी लगा देते हैं, तो हम भी लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपना बाज़ार क्यों खोलें। आप तो हमारे रीढ़ की हड्डी को ही चौपट कर देंगे, फिर तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। दूसरे शब्दों में कि कृषि और कृषक जो हैं वो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। आप चाहते हैं कि कृषि उत्पादों के मामले में हम अपना मुंह बंद रखें और आपके किसानों को जो एक्सपोर्ट करते हैं हमको, उनको हम खुली छूट दे दें अपने यहाँ, कोई कर न लगावें। तो ये कौन सा विकास हुआ? ये तो एक तरफा विकास हुआ, यानी केवल इससे आपका विकास होगा, हमारा विकास तो होगा नहीं। हमारे लिए भी तो वही शर्तें लागू होती हैं। इसी को लेकर डेवलप्ड कंट्रीज बिगड़ गए, यानी वो बिदक गए, और इस प्रकार से जो है ये बातचीत की प्रक्रिया यहीं थम गई, रुक गई। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ, यही आपको समझाना भी है। दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन पर ही आपको अपना फोकस रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको यही 150 शब्दों में ही बताना है। मुख्य मुख्य मुद्दे जिसको लेकर के डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच विवाद आप गहराया, उसमें सबसे पहले पर्यावरण का मानकों का पालन करना है, दूसरा कृषि प्रोड्यूस है, तीसरा सर्विस है, चौथा गुड्स और सर्विस दोनों सेक्टर के लिए है कि भाई मार्केट एक्सेस को मांग कर रहे थे। और डेवलपिंग कंट्रीज़, अरुण जेटली उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने ही इसका प्रतिनिधित्व किया था। डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें चाइना भी था, भारत भी था, ब्राज़ील भी था, ऐसे देश एक तरफ थे, ये मांग कर रहे थे कि भाई ऐसा है, जो ट्रेड स्टार्टिंग प्रैक्टिसेज है उसको डेवलप्ड कंट्रीज या रिच नेशंस ख़त्म करें और मार्केट एक्सेस अलाउ करें। लेकिन उन लोगों ने कहा, पर उपदेश कुशल बहुत थे, यानी उन लोगों ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो ये अपेक्षा की कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने बाज़ार को खोल दें और सब्सिडी ना दें। वैसे भी गरीब मुल्क कहाँ इतनी सब्सिडी दे पाएंगे, और लेकिन वो अपने बाज़ार को खोलने और ट्रेड स्टार्टिंग प्रैक्टिसेज या पर्यावरण मानकों के पालन में के लिए तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर में भी उन्होंने मार्केट एक्सेस को अलाउ नहीं करने का फैसला किया, जबकि ये सिंगापुर का एक प्रमुख इशू था और उस पर ऑलमोस्ट सब देशों की सहमत भी बन गई थी। लेकिन दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंडा का नाम दिया गया, उस मामले में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक ना सुनी और इस प्रकार से बातचीत की प्रक्रिया थम गई, रुक गई। अब भाई कोई भी देश अपने हित को सर्वोपरि रखेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो आपके हिसाब से काम करेगा। आप ये चाहते थे कि जब वहाँ के किसान या कृषक हमारे अधीन आ जाएंगे, हम वहाँ की सरकार को झुका देंगे, राजनीतिक रूप से दखल करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे अपना दे करके कहेंगे भाई इसको पैदा करिए, उसमें एक ही बार बार आप बीज की सप्लाई करेंगे और औने पौने के दाम नहीं बेचेंगे, बल्कि अपने हिसाब से उसका रेट तय करेंगे। और भारत जैसे देश मजबूर होंगे कि भाई अपने कृषकों को बचाने के लिए वो जीएम पौधे या ट्रांसजेनिक पौधे लिया करें और उनको उगाया करें, और फिर उसके बाद से फिर वो आप पूरा फात करेंगे, अपने ही खरीदेंगे, अपने शर्तों पर। जब खरीदेंगे तो सस्ता खरीदेंगे, या बेचेंगे तो अपने यहाँ के उत्पाद को बेचेंगे तो सस्ता बेचेंगे। लेकिन जब बीज बेचेंगे, जिससे पौधे उगाए जाते हैं, जिससे अनाज पैदा होता है, उसको ऊंचे रेट पर बेचेंगे। ये चालाकी डेवलपिंग कंट्री समझ रहे थे, इसीलिए इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया, ये बातचीत यहीं थम गई। यही बस आपको चर्चा करनी है, और इसमें ज़्यादा 150 शब्द में जितना आ जाए। इंट्रोडक्शन में पहले आप दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इसका नाम क्यों दिया गया था, इसको आप बता दीजिए, फिर इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए, इसमें भारत ने क्या क्या मांग किया था, फिर उसके बाद इवेल्यूएशन करिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कह रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने नहीं माना, जबकि वो एकदम जायज़ था, सिंगापुर इश्यूज़ के हिसाब से था। उसमें सबसे प्रमुख था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मामले में मार्केट एक्सेस देना, दूसरे शब्दों में बाज़ार पहुंच बनाना,
यानी वो चाहते थे डेवलप्ड कंट्रीज की डेवलपिंग कंट्रीज अपने बाज़ार तो हमारे कृषि उत्पादों के लिए खोल दें, लेकिन सेम अपने यहाँ वो चीज़ नहीं करना चाहते थे, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, गुड सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मामला हो, किसी मामले में वो अपने यहाँ ये नहीं करना चाहते थे। साथ ही वो पर्यावरण मानकों का भी पालन नहीं करना चाहते थे। सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो वही करते हैं। तो इस प्रकार से और केवल जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को उन्होंने शामिल किया था बातचीत में, वो इसी को डेवलपमेंट मान रहे थे। भाई शराब द डेवलपिंग कंट्रीज में वैसे लोग पुजारी टाइप के होते हैं, भक्ति भाव से अपना भगवान की पूजा करते हैं, महिलाएं तो दारू पीती नहीं हैं। अरे शहरी अर्बन कुछ है, मुट्ठी भर महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, ज़्यादातर महिलाएं तो दारू या सिगरेट जैसे चीज़ों का पालन करती ही नहीं हैं, और पुरुष भी इनसे जनरली बचता है। कुछ हाई फाई सोसाइटी की बात छोड़ दीजिए। तो जो पहले इंडिकेशंस को केवल शामिल करके इन्होंने इतिश्री कर लिया और इसको डेवलपमेंट का नाम दे दिया। तो कहने का मतलब भारत ये चाहता था कि भाई एक तो पेटेंट लॉ को भी इसमें शामिल किया जाए, ब्रॉडन किया जाए इसको, अन्य चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाए, और दूसरी बात कि वो मार्केट एक्सेस दें, और इसके साथ साथ वो पर्यावरण मानकों का पालन करें, साथ ही सर्विस और गुड्स सेक्टर में भी वो अपने बाज़ार को खोलें। दूसरे शब्दों में जो चीज़ हमसे कह रहे हैं वही काम वो आप अपने करें, और ट्रेड स्टार्टिंग प्रैक्टिस यानी भारी भरकम जो सब्सिडी देते हैं वो देना बंद करें। लेकिन वो इसके लिए राज़ी नहीं हुए। जब राज़ी नहीं हुए तो बातचीत विफल हो ही गई। दूसरे शब्दों में दोनों के बीच तकरार बढ़ गई और डेवलपिंग कंट्रीज एक गुट हो गए, डेवलप्ड कंट्रीज एक गुट हो गए। इस प्रकार से दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो गए, तनाव बढ़ गया और बातचीत आगे बढ़ नहीं पाई। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इस मामले में डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज़ का नज़रिया अलग अलग था, और इस वजह से दोनों के बीच तालमेल नहीं बन पाया, और इस प्रकार से यह एजेंडा या दोहा राउंड ऑफ निगोशिएशन जो था वो फेल कर गया। इसे फिर से कैनकुन मीट मैक्सिको में दोहराया गया। अरुण जेटली ने ही प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। उस समय वाजपेयी सरकार थी भारत में और अरुण जेटली कॉमर्स मिनिस्टर थे। इस प्रकार से उन्होंने ही इसका प्रतिनिधित्व किया था। खैर 150 शब्दों में इसको कंक्लूड भी आप इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज़ के एजेंडा की चर्चा करके कंक्लूड कर देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 150 शब्दों का आप ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक 160 शब्द तक इसको ले जा सकते हैं, 165 शब्द तक ले जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा पर एग्जामिनर बौरा जाएगा और वो नंबर काट देगा। तो मोटे तौर पर कहने का तात्पर्य है कि मेन चीज़ों को आपका जिक्र आप करेंगे तो आपका ये 150 शब्द पूरा हो जाएगा, और हमने उससे ज़्यादा की चीज़ें आपको बता दिया है। एक टीचर के रूप में मेरा धर्म भी है कि मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूं। तो अपना जो डिस्कशन है वो दोहा राउंड ऑफ निगोशिएशन पर ही केंद्रित रखेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, और जितना पूछा गया है केवल उसी का जवाब देंगे। धन्यवाद।